नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कृष्णा क्लासेज मैथ पॉइंट में। आज क्लास 10th के हिस्ट्री के सवाल को हम अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है इटली का एकीकरण। इस टॉपिक से आपको हम हर एक चीज़ बताने वाले हैं, जिसमें आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में नहीं छूटने वाला और सबसे आसान तरीका से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये हो गया हमारा टॉपिक इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण से सबसे पहला सवाल आता है हमारा, इटली जो है, इटली किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूरोप महादेश। ठीक है। इटली जो था 18वीं शताब्दी में ये लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बांटा हुआ था और इन्हीं राज्यों को हमको एकत्रित करना था, यानी कि एकीकरण करना था। और ये 300 छोटे बड़े राज्य जो था, इन राज्यों में धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक विषमताएं थे। यानी कहने का मतलब है, इन राज्यों में जो था हर एक प्रकार के हर एक चीज में भेदभाव था, चाहे धार्मिक हो, राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, इस सभी में भेदभाव था, जिसके कारण इटली का एकीकरण करने में समस्या आ रही थी। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, इन राज्यों में धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक विषमताएं थी। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि इटली में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। ठीक है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, जो इटली में नहीं था, जिसके कारण इटली का एकीकरण करने में समस्या हो रही थी। तो यहाँ पे लिख देंगे राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। और आपका अगला हो जाएगा ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, यानी कि ऑस्ट्रिया के इटली पर अधिकतर क्षेत्रों पर अधिकार था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। आपका अगला रीजन हो जाएगा कि इटली का एकीकरण न होने का कारण मेटरनी की घोर प्रतिक्रियावादी नीति। मेटरनी की घोर प्रतिक्रियावादी नीति। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ है, इटली के एकीकरण कौन कौन व्यक्ति का योगदान ज़्यादा था। इटली के एकीकरण करने वाले इसमें मुख्य रूप से 3 व्यक्ति का सबसे ज़्यादा योगदान था, जिसमें पहला व्यक्ति था मेजनी। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे मेजनी का योगदान। ठीक है। आइए जानते हैं मेजनी के बारे में हर एक चीज़, हर एक सवाल जो पूछा जाता है, तो मेजनी से रिलेटेड जितना भी सवाल है सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। और आपका सवाल ऐसे भी बन सकता है कि मेजनी कौन था। तो आइए जानते हैं मेजनी के बारे में। तो सबसे पहले मेजनी का यहाँ पे जन्म जो हो जाएगा 1805 में सार्डिनिया के जेनेवा नगर में हुआ। मेजनी से जो सवाल आएगा सबसे पहले ये पूछ देगा मेजनी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो ये हो जाएगा इसका जन्म 1805 में सार्डिनिया के जेनेवा नगर में। मेजनी जो था यह एक दार्शनिक, लेखक, राजनेता और गणतंत्र का समर्थक था। तो यहाँ पे लिख देंगे यह एक दार्शनिक, लेखक, राजनेता और गणतंत्र का एक समर्थक था। ऐसा माना जाता है कि इटली का एकीकरण का मसीहा या पैगंबर मेजनी को माना जाता है। तो यहाँ पर याद रखना है, इटली का एकीकरण का पैगंबर या मसीहा किसे कहा जाता है? तो मेजनी को। मेजनी के अंदर इतना न ज़्यादा राष्ट्रवादी भावना का जागरण हो गया, जिसके कारण मेजनी ने इटली के एकीकरण करने के लिए 2 संगठन की स्थापना किया। यहाँ पे राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर मेजनी ने एक संगठन की स्थापना किया, जिसे कार्बोनरी कहा गया। मेजनी ने यह एक ऐसा संगठन बनाया था जिसमें यह खुद छिप कर वार करता था। यह एक गुप्त संगठन था, जो इटली के एकीकरण करने के लिए मेजनी ने गुप्त संगठन बनाकर और इटली का एकीकरण करना चाहा। और इटली का एकीकरण करने के लिए 1831 में यंग इटली का स्थापना किया तथा 1834 में यंग यूरोप का स्थापना किया। ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ध्यान देना है कि यंग इटली का स्थापना कौन किया था? तो ये हो जाएगा आपका मेजनी। ठीक है। और साथ ही यंग यूरोप का भी स्थापना किसने किया? तो मेजनी। ठीक है। और ये दोनों का डेट भी याद रखना है। यंग इटली का स्थापना 1831, यंग यूरोप की स्थापना 1834। और ये दोनों का मुख्य उद्देश्य जो था, इटली का एकीकरण करना था। और इस तरह इटली का एकीकरण मेजनी का योगदान कुल मिलाकर इतना ही तक था और मुख्य रूप से इतना ही काम किया था। और इटली का एकीकरण असफल होने के कारण
यह मेजनी जो था ये इंग्लैंड पलायन कर गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काउंट काउर के बारे में। काउंट काउर का योगदान। अब इटली के एकीकरण में हम दूसरा चरण यानी कि दूसरा व्यक्ति का योगदान पढ़ेंगे, जिसमें नाम आता है काउंट काउर। काउंट काउर को ऐसा माना जाता था कि इटली का एकीकरण का राजनीतिक किया काउंट काउर को माना जाता था। जिस तरह मेजनी को इटली का पैगंबर या इटली का मसीहा जिस तरह कहा जाता था, उसी तरह काउंट काउर को इटली का एकीकरण का राजनीतिज्ञ भी कहा जाता है। जब इटली का एकीकरण हो रहा था उसमें विक्टर इमैनुअल का शासक हुआ करता था, जिसने विक्टर इमैनुअल ने 1850 ईस्वी में ये सार्डिनिया का मंत्री बनाया था। ठीक है, और आगे चल के 1852 में विक्टर इमैनुअल ने काउंट काउर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, यानी कि चांसलर के पद पर नियुक्त किया। अगर आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि विक्टर इमैनुअल ने काउंट काउर को किस पद पर नियुक्त किया, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। काउंट काउर का मानना था कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा जो है ऑस्ट्रिया है, और इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा जो था ऑस्ट्रिया ही था। और आपको ये सवाल ऑब्जेक्टिव के रूप में सबसे वीवीआई देखने को मिलेगा, और आपको इस सवाल को याद भी रखना है। और सवाल ऐसे पूछा जाता है, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा जो थी कौन सी थी, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑस्ट्रिया। काउंट काउर का मानना था कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा जो है ऑस्ट्रिया है, जिसके कारण ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और दोस्ती कर लिया। दोस्ती करने के बाद यह क्रीमिया का युद्ध 1853 में लड़ा गया, जो एक तरफ इटली और फ्रांस और एक तरफ ऑस्ट्रिया है, दोनों ने मिलकर युद्ध किया, जिसमें इटली और फ्रांस जीत गया और ऑस्ट्रिया पूरी तरह से हार गया, और इस युद्ध को हम बोलते हैं क्रीमिया का युद्ध। तो आपको एक सवाल ऑब्जेक्टिव के रूप याद रखना है कि आपसे पूछ देगा कि क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था, तो आपको बताना है 1853 या 54 में। और इसमें एक लाइन और याद रखना है कि क्रीमिया के युद्ध में काउंट काउर ने जीत हासिल की थी। और जीतने के बाद काउंट काउर को 2 प्रांत मिला, और दोनों प्रांत का नाम याद रखना है यहाँ पे, सार्डिनिया पिडमाउंट। फिर काउंट काउर ने 1859 में ऑस्ट्रिया के साथ फिर युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद लोम्बार्डी पर अपना अधिकार कर लिया। और इस तरह से आपको याद रखना है कि काउंट काउर ने लोम्बार्डी पर अधिकार कब किया था, तो 1859 में। ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से इसको ध्यान रखना है। और इस तरह काउंट काउर का योगदान नहीं था, और काउंट काउर ने और मेजनी ने कुल मिलाकर उत्तरी इटली और मध्य इटली का एकीकरण कर दिया था, और बाकी था दक्षिणी इटली का एकीकरण करना बाकी था। तभी 1862 में काउंट काउर का मृत्यु हो गया, जिसके कारण गैरिबाल्डी ने आगे इटली का एकीकरण करना शुरू किया। और अब हम पढ़ेंगे इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का योगदान। सबसे पहले आपको सबसे आसान सवाल याद रखना है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। आपको याद रखना है गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था, यानी इसका पेशा जो था नाव चलाना था। और गैरिबाल्डी का मानना था कि युद्ध के बिना इटली का एकीकरण संभव नहीं है। इसने अपने स्थानीय किसान तथा दोस्तों की सहायता से एक संगठन बनाया, जिसका नाम लाल कुर्ती रखा गया। और ये यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव के रूप में याद कर सकते हैं कि जैसे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया, तो आपका आंसर हो जाएगा गैरिबाल्डी। ठीक है, तो आप ये सवाल को याद कर सकते हैं, ये भी है। ठीक है, और लाल कुर्ती के गठन के बाद गैरिबाल्डी ने सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण कर दिया। सिसिली तथा नेपल्स को आसानी से जीत लिया, और जीतने के बाद सार्डिनिया में मिला लिया। गैरिबाल्डी जो था वो चाहता था कि पोप के राज्य पर भी कुछ आक्रमण करके आसानी से जीत ले, लेकिन इसकी अनुमति काउंट काउर ने नहीं दी। और इस तरह 1870 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ।
और साथ ही आपको बता दूं कि कोई भी जब युद्ध होता है तो लास्ट में एक संधि होता है। तो इटली के एकीकरण के तहत जो युद्ध के द्वारा जो संधि हुआ था उसे फ्रैंकफर्ट की संधि कहा जाता है। और फ्रैंकफर्ट की संधि जो था 1871 में हुआ था। ये भी ध्यान रखना, ये भी सवाल है। और इस तरह इटली का एकीकरण से रिलेटेड जितना भी सवाल था सबको हल करते। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगला वीडियो जो है जर्मनी के एकीकरण से रिलेटेड है, आपको उसको देखना ना भूलें। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।